तो साथियों, जय हिंद। मैं हूं अखिलेश मौर्य। शारीरिक शिक्षा के इस सेगमेंट में आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एट मौर्य अखिलेश कुमार पर स्वागत करता हूं। तो शारीरिक शिक्षा के इस प्रक्रम में हम जो एमसीक्यू की वीडियो लेके चल रहे हैं, हमारा ये 5वां पार्ट होता है एमसीक्यू, और इसमें योग क्वेश्चन को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो कृपया आप इसको समझने के लिए शुरू से अंत तक बने रहिए, और साथ में जो लोग चैनल्स पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन दबाइए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हम और आप दोनों मिलकर एक साथ ट्रेंड में आएँ और लोगों तक ये वीडियोज पहुँचे और उनकी मदद हो सके। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस प्रक्रम को। प्रश्न है, राजयोग को कितने भागों में बांटते हैं? 2, 5, 8 या 3? तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले सबसे पहले जानना होगा राजयोग है क्या। व्हाट इज राजयोग? राज का तात्पर्य क्या होता है? राजा अर्थात सम्राट। राजा या सम्राट क्या करता है? शासन करता है, राज करता है, नियम कानून को चलाता है। ठीक है। तो एक राजा को कैसा होना चाहिए अपने आप के ऊपर? वो स्व अधीन होना चाहिए, अर्थात अपने आप पर उसको नियंत्रण होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निर्भयी होना चाहिए। उसके साथ साथ वो अनुशासन के मार्ग पर, अभ्यास के मार्ग पर प्रशस्त हो, जिससे क्या हुआ कि आत्मविश्वास, स्वतंत्र और निर्भय का तात्पर्य हो गया कि वो अंदर से एक सकारात्मक विचार वाला होना चाहिए, और साथ में बाहरी रूप से वो अनुशासन हो, चीज़ों को सही तरीके से करे, अभ्यास वाला हो, यानी कि प्रतिदिन वो जो राजा का कार्य हो उसको निर्वह करे। इस प्रकार का राजा ही एक अच्छा राजा माना जाता है, और उस प्रकार के योग को हम राजयोग कहते हैं। तो इसका संबंध, यानी कि हमें हमने बात किया ना कि बाहर से और अंदर से। तो ये हो गया आपका बहिरंग योग, और ये हो गया आपका अंतरंग योग। जब हम बहिरंग और अंतरंग योग की जब हम बात करते हैं, तो बात आती है अष्टांग योग की। सॉरी, 1 मिनट। अष्टांग योग क्या हो जाता है? इसके 8 प्रकार होते हैं। अष्टांग योग के क्या होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। और अष्टांग योग की जो प्रतिपादन होता है, महर्षि पातंजलि ने अपने योग सूत्र नामक पुस्तक में किया था, और आधुनिक योग के या भारत की योग के जनक के रूप में ही हम महर्षि पातंजलि को भी जाना जाता है। तो अष्टांग योग के 2 भाग होते हैं, एक बहिरंग योग होता है और एक क्या होता है? अंतरंग योग के रूप में काम करता है। तो बहिरंग योग जो होता है आपका 5 प्रकार का होता है, और जो अंतरंग योग होता है आपका 3 प्रकार का होता है। जब हम बहिरंग योग की बात करते हैं, यानी कि 5 प्रकार की जब हम बात करते हैं, जो बाहर से हमें दिख जाता है, यम नियम आसन प्रत्याहार और प्राणायाम, सॉरी, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग योग हो जाते हैं। और अंदर के अंतरंग योग जो आपके अंदर के चित्त को एकाग्रचित करते हैं, एक उद्देश्य के रूप में स्थापित कर देते हैं, वो होता है आपका धारणा, ध्यान और समाधि होता है। तो जो अष्टांग योग हो गया, यही तो आपका क्या बन गया? राजयोग बन गया। यानी अपने आप को, राजा को कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वासी होना चाहिए, स्व अधीन होना चाहिए, निडर स्वतंत्र होना चाहिए, तथा उसको अनुशासन के मार्ग पर, अभ्यास के मार्ग पर हमेशा प्रशस्त होना चाहिए। तो यही आपका राजयोग कहलाता है, वही आपका अष्टांग योग कहलाता है। तो राजयोग को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में, क्योंकि यही अष्टांग योग को 2 भागों में बाहरी और अंत। तो प्रश्न का उत्तर जो होता है आपका सही है अ, यानी कि 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला प्रकार जो होता है 5 इसके पार्ट्स होते हैं, जिसको हम बहिरंग कहते हैं, और दूसरा जो होता है आपका 3 होता है, और यही 2 इसमें डिवाइड रहते हैं। क्लियर है? आगे के प्रश्न की बात करते हैं। योग अनुशासन के कारण मन व शरीर के समन्वय से हमें शांति व मन में स्थिरता मिलती है। किसने कहा है या कहाँ पे कहा? ये एक स्टेटमेंट है। योग अनुशासन के कारण मन और शरीर में कोऑर्डिनेशन होता है,
और इससे क्या होता है, हमारे शांति व मन में स्थिरता मिलती है। योग सूत्र, भगवत गीता, योग दर्शन या सांख्य दर्शन कहाँ पे कहा गया? तो सबसे पहले हम योग अनुशासन की बात करते हैं कि इसको कंटिन्यू हम करें, यही हमारा अनुशासन है, जो उसके नियम्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे मन को स्थिरता मिलती है, हमारे मन को शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है, मन एकाग्रचित होता है, मन की जितनी भी व्याधियाँ होती हैं वो सब खत्म होती है। उसके साथ शरीर के अंदर जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इससे क्या होता है, मन और शरीर के बीच एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनता है, मनोशारीरिक समन्वय स्थापित होता है। इससे क्या होता है, हम किसी भी काम को सही तरीके से संपादित कर पाते। तो इससे हमें सुकून मिलता है कि हम काम को अच्छे तरीके से कर लेते हैं और इससे हमें स्थिरता मिल जाती है। तो ये स्टेटमेंट किसने समझाया गया है? योग सूत्र में, भगवत गीता में, योग दर्शन में या सांख्य दर्शन में? बात करते हैं योग सूत्र। योग सूत्र में अभी पिछले प्रश्न में हमने इसका उल्लेख किया गया कि योग सूत्र किसने लिखा था? तो पतंजलि ने लिखा था। और इसमें इन्होंने अष्टांग योग के बारे में भी बात की थी और उसके साथ साथ भारतीय योग के फादर, पिता या पितामह के रूप में भी पतंजलि को जाना जाता है। और इसमें ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया। अब देखिए, ये जो होते हैं दो दर्शन होते हैं। दर्शन का मतलब फिलोसॉफी, यानी कि ज्ञान, एक विचार होता है उसी के आधार पर। तो हम एक पाश्चात्य दर्शन को पढ़ते हैं, जैसे हम अरस्तु को पढ़ते हैं, सुकरात को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं। ये लोग क्या होते हैं, पाश्चात्य होते हैं। लेकिन हमें ये योग दर्शन और सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन होता है। और भारतीय दर्शन को भी तीन भागों में कैटेगराइज किया गया। उसमें से सॉरी, दो कैटेगरी की गई भारतीय दर्शन में, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे दर्शन जो वेदों को मानने, जो पुराण, जो महाभारत, गीता, रामायण है, इन चीज़ों को अगर मानता है तो वो आस्तिक कहलाता है। और जो इन चीज़ों को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। ठीक है, तो ये आस्तिक दर्शन जो थे वो 6 प्रकार के थे। उन 6 प्रकारों में से एक योग दर्शन होता है। और योग दर्शन के भी जनक यानी प्रतिपादक पातंजलि को माना कहा जाता है। और सांख्य दर्शन, जो कि सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन होता है, और सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया था। 6 दर्शन होते हैं हमारे। सबसे पहले होता है सांख्य दर्शन, सबसे पहले खोजा गया कपिल मुनि के द्वारा। दूसरा होता है योग दर्शन, जिसको पातंजलि ने लाया। तीसरा होता है न्याय दर्शन। न्याय को आपका गौतम ऋषि ने लाया। और उसके बाद वैशेषिक होता है, कणाद ने लाया। मीमांसा दर्शन को जैमिनी ने लाया। और वेदांत दर्शन को बादरायण ने लाने का काम किया था। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है वो भगवत गीता में कहा गया है कि अगर व्यक्ति कंटिन्यू योग करता है तो उससे क्या होता है, उनकी मन को शिथिलता मिलती है, ठंडक मिलती है। और जो निगेटिव थॉट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और सकारात्मक थॉट उसके अंदर जाती है। उससे क्या होता है कि किसी भी काम के परितः जो संदेश होता है वो सही तरीके से ले भी लेता है और दे देता है। तो हमारा शरीर भी क्या होता है, सही तरीके से काम करता है एक नियंत्रित अवस्था में। तो हमारा कार्य सफल होता है। और जब सफल होता है तो हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मन की स्थिरता मिलती है। तो फिर हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। मन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अनुकूल व प्रतिकूल स्थिति में भी संतुष्ट रहता है। अस्थिर, अपरिग्रह, संतोष और तप। यहाँ पर देखिए संतुष्टि की बात की गई है ना। संतुष्टि का तात्पर्य क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, यानी कि हमें आवश्यकता अनुसार चीज़ों को लेना। और जो भी अधिक चीज़ें होती है उसको न लेना, छोड़ देना, यानी इकट्ठा न करना, इकट्ठा करने की सोच न रखना। तो जब हम सबसे पहले अस्तेय की बात करते हैं, है ना, अस्तेय का मतलब होता है कुछ न चुराने वाला। यानी कि आप मन वचन कर्म से, चुराने का तात्पर्य ये नहीं कि उसका सामान हम लेके अपने घर में या जेब में रख ले, नहीं। उस मन वचन कर्म से अगर सोच लेते हैं कि वो चीज़ें हमारी है तो आपने मन मन से और वचन से तो चुरा लिया ना, चाहे कर्म से आप चुराओ या न चुराओ। तो अस्तेय का संबंध होता है हमारा मन वचन कर्म से, किसी का भी सामान को अपना न समझना। और अपरिग्रह का तात्पर्य होता है आपका
इंद्रिय सुख का त्याग करना, यानी जो अत्याधिक धन है उसको त्याग देना। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम गद्दे पे लेट जाते हैं, हम एसी में रहते हैं, तो ये क्या होता है, हमारी इंद्रियां सुकून महसूस करती है। ऐसे सब सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, तो वो आपका अपरिग्रह कहलाता है। परिग्रह का मतलब होता है इंद्रिय सुख, और अपरिग्रह का मतलब होता है इंद्रियों को सुख न देना, मतलब इंद्रिय सुख का त्याग कर देना। और ये दोनों जो होते हैं यम के भाग होते हैं। यानी कि यम एक अनुशासन, एक सामाजिक अनुशासन, यानी समाज के बीच की बात करता है। तो कहते हैं ना, समाज की जो चीज़ें होती हैं उसको अपनाना समझना। अपरिग्रह का मतलब होता है समाज में जो भी वस्तुएं होती हैं उसको इकट्ठा न करना, बल्कि सभी लोगों को दे के सबके अनुसार काम करना। फिर आते हैं हम संतोष और तप। तो ये दोनों जो चीज़ें होती है ये नियम होता है, नियम। और ये नियम जो होता है व्यक्तिगत होता है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी सफाई करता है, अपने गुण को विकसित करता है। तो तप, तप का तात्पर्य होता है, तप क्या होता है, तपस्या। तपस्या से इससे हम लगा सकते हैं, जब हम तपस्या करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को काबू करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रित रखने का काम करते हैं। ये एक कठिन प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रित रख देते, वो तप कहलाते। संतोष, संतोष ही आपका क्या होता है, संतुष्टि होता है। संतुष्टि यानी कि जितना भी आपके पास है, ठीक, या जितनी चीज़ों की आपकी आवश्यकता है उससे अधिक इकट्ठा न करना, या उससे अधिक न लेने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका संतोष कहलाता है। और जब व्यक्ति कोई भी परिस्थिति हो, सामान्य हो या विकट परिस्थिति हो, वो अपने आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ों को गैदर करता है, इकट्ठा करता है, और अब और कहता भी है कि भैया हम खुश हैं, वही उसकी संतुष्टि होती है और वो संतोष कहलाता है। फिर हम आगे के प्रश्न को बात करते हैं। योग में प्रत्याहार किसका अंतर्क्षेपण करता है, कर्म का, इंद्रियों का, संवेग का, या इच्छा का? तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या था, इंद्रिय अनुशासन था, कैसे इंद्रियों को काम करना चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद अंतर्क्षेपण, यानी कि अंदर की तरफ ले जाना, अंदर ले जाना, यानी कि अंदर बाहर से अंदर की तरफ हम ले जाते हैं, तो वो अंतर्क्षेपण कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, कर्म के द्वारा, कर्म कहलाता है, इंद्रिय कहलाता है, संवेग कहलाता है, या इच्छा कहलाता है। ठीक है। तो योग में प्रत्याहार किसका अंतर्क्षेपण करता है, कर्म को अंदर ले जाता है, इंद्रिय को, संवेग को, या इच्छा को अपने अंदर दबाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कर्म, कर्म का मतलब होता है कार्य, चाहे कोई भी कैसा भी चीज़ें होते अगर हम करते हैं तो वो हमारी कर्म कहलाती है। और ये अच्छा और बुरा दोनों भी हो सकता है। ठीक है। तो हम प्रत्याहार के माध्यम से क्या बात किए थे, इंद्रियों पर अनुशासन की बात हम प्रत्याहार के माध्यम से इंद्रिय अनुशासन की बात किए। अनुशासन मतलब कि इंद्रियों को अपने काम के अनुसार प्रयोग करना, उसको गलत दिशा में न ले जाए देना, यही इंद्रिय अनुशासन कहलाता है। इच्छा, ये हमारी एक सोच होती है, ठीक, सोच है, यानी कि सॉरी 1 मिनट, सोच, सोच का तात्पर्य हो जाता है कि ये हमारे मन के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ को क्या, किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। संवेग, संवेग का तात्पर्य होता है व्यवहार प्रदर्शन, हार प्रदर्शन, यानी कि संवेग किसी भी चीज़ के बारे में देखकर हमारे अंदर जो एक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वही भावनाएं जो होते हैं संवेग के रूप में बाहर प्रदर्शित होता है, तो उसको हम व्यवहार कह देते हैं। फिर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर इंद्रियों को। व्यक्ति क्या करता है, प्रत्याहार के माध्यम से वो अपने इंद्रियों पर काबू करता है, नियंत्रण रख करता है। और जब वो नियंत्रित कर लेता है, उसी प्रक्रिया को ही तो हम अंतर्क्षेपण कर लेते हैं कि अब हम, जब हमारा आत्मा यानी जो हमारे अंदर स्थित होते हैं उसी के अनुसार ही हमारी इंद्री चलेगी, हमारे मन के अनुसार नहीं चलेगी, वही होता है अंतर्क्षेपण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर इंद्रिय हो जाता है। आगे चलते हैं, किस शिक्षण पद्धति में कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है? ये देखिए शिक्षण पद्धति का इसमें प्रश्न इंक्लूड हो गया है, तो इसको हम लोग हल करते हैं।
प्रश्न है कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों का विकास। जैसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा समझना चाहें तो बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले वो हाथ पैर को चलाना, हिलाना डुलना, आँख से देखना, कान से सुनने का प्रयास करता है। और हमने शुरू के वीडियोज में भी बताया कि मस्तिष्क के अंदर सुनने की, देखने की, स्पर्श करने की, स्वाद लेने की अलग अलग जगह पे अलग अलग केंद्र स्थित होते, वही ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो इनके माध्यम से यानी कि हमारे कर्मेंद्रिय यानी कि जो हमारे संवेदी अंग होते हैं, इनके माध्यम से जो सूचनाएं मस्तिष्क में उनके केंद्र में जाती है, वहाँ पे जब जाती है तो वहाँ का केंद्र वर्क करता है उसके ऊपर। तो वो ज्ञानेंद्रियाँ जब काम करती है तो एक्टिव रहती है, तो उनके अंदर विकास होता है और प्रबलता आती है उस चीज़ को करने में। ठीक है, तो उसी के बारे में सवाल है कि किस विधि द्वारा कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, प्रतियोगिता विधि या डाल्टन विधि। देखिए इस प्रश्न में प्रतियोगिता विधि ट्रेनिंग में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आती है। प्रतियोगिता विधि या कोई कंपटीशन करते हैं तो उसके अंदर तो इस ये ऑप्शन जो होता है बिल्कुल गलत हो जाता है। बात करते हैं डाल्टन विधि। डाल्टन जो थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक, अमेरिकी शिक्षाविद थे। अमेरिकी शिक्षाविद जो डाल्टन थे, एक डाल्टन जो विधि होता है ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक थे, परखष्ट वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था 1920 में सबसे पहले अपने डाल्टन विधि से शिक्षा पद्धति की एक अपनाई। उस समय यानी इनके पहले जो अमेरिका था वहाँ पे एक रट्टा पद्धति चलती थी, चीज़ों को रट के याद करना या बच्चों को रट के सिखाना। तो इन्होंने 1920 में इस प्रक्रम को ख़त्म किया और कहा कि नहीं, यहाँ पे एक क्लासरूम के अंदर बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दो, उसको करने दो। जैसे हमने बताया मीनिंग वाले वीडियोज में, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने। बच्चा जब करके सीखना शुरू करता है तो उसका वो कंसेप्ट जो होता है क्लियर होते जाता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी की गुण आते हैं और वो करके सीख जाता है, वहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इन्होंने रट्टा पद्धति का विरोध किया था। ठीक, उसके बाद हम किंडरगार्टन पद्धति को कहते हैं, इसको हम केजी पद्धति भी कहते हैं। और जो जब हम केजी पद्धति की बात करते हैं तो ये जर्मन के थे। जर्मन जो शिक्षाविद थे, जर्मन शिक्षाविद की जब हम बात करते हैं तो ये फ्रोबेल, इन्होंने क्या किया कि जर्मनी के अंदर इन्होंने बताया कि जैसे एक बच्चा है स्कूल में जाता है, ठीक वैसे ही एक माली जो होता है अपने गार्डन में फूलों को सींचता है, संवारता है, पानी देते रहता है, तब जाके वो फूल पौधे क्या होते हैं बड़े बन जाते हैं, फल देने लगते हैं और फूल देने लगते हैं। वैसे ही हमारी ठीक उसी प्रकार से ही हमारी शिक्षण व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिसमें एक टीचर जो होता है माली के रूप में काम करता है और जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे पौधों के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो जो टीचर होता है माली की तरह इन बच्चों को सिखाता है, पढ़ाता है और उसको स्वतंत्र रूप देता है, स्वतंत्र स्थान देता है कि अपने मन से करो। तो वहाँ पे किंडरगार्टन पद्धति लागू हो पद्धति अपनाई जाती है फ्रोबेल के द्वारा। ठीक, लेकिन इसमें भी हम क्योंकि स्वतंत्र रूप से छात्रों को छोड़ देता है लर्निंग बाय डूइंग, तो उससे क्या होता है कर्मेंद्रियों के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रोबेल ने इस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अब बन जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति। और जब हम मॉन्टेसरी पद्धति की जब हम बात करते हैं तो यह 2 से 6 साल के बच्चों के लिए अपनाया गया था। मैडम मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी सरी जो थी ये इटली की थी। मैडम मॉन्टेसरी इटली की थी और इन्होंने 1907 में 1907 में, इससे पहले जो फ्रोबेल थे, फ्रोबेल ने 1907 से पहले 1811 में ही अपना किंडरगार्टन पद्धति को क्या किया था, प्रतिपादन कर दिया था, दे दिया था लोगों के सामने। और उसके 1907 में मैडम मॉन्टेसरी जो इटली की थी, इन्होंने ठीक वैसे ही किंडरगार्टन पद्धति की तरह ही अपनी शिक्षा व्यवस्था को लाया और कहा कि छात्रों को जो होता है उसके उसको स्वतंत्र रूप से स्कूल के अंदर छोड़ दिया जाए, ताकि वो चीज़ों को करेगा। जब करेगा तो उनकी मांसपेशियां हरकत में आएगी, उनके संवेदी अंग उस चीज़ को
संवेदी अंग उस चीज़ पर ध्यान एकाग्रित करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे, उस चीज़ को सुनेंगे, उस चीज़ को स्पर्श करेंगे, तो उनकी ज्ञानेंद्रियाँ, सॉरी, जो कर्मेंद्रियाँ होती हैं यानी कि संवेदी अंग होते हैं, जागृत होते हैं, तो उससे क्या होता है, संवेदनाएँ हमारे मस्तिष्क के अलग अलग बॉक्स में जाएगी, जहाँ पर जैसे सुनने का केंद्र आपका टेम्पोरल लोब हो गया, देखने का जो केंद्र ऑक्सीपिटल लोब पीछे स्थित होता है, वैसे वैसे केंद्रों में जाएगी, तो हमारी मस्तिष्क की सभी जो भाग होते हैं जागृत होती, एक्टिव होने लगेगी, काम करेगी। तो उससे क्या होता है कि उसके बारे में हमें ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। ठीक, जब संवेदनाएं मस्तिष्क में जाएगी, विश्लेषण होगा, तो जानकारियां मिलनी ही जायज़ है। तो उससे क्या होता है, हमारे कर्मेंद्रिय यानी कि जो कर्मेंद्रियां हैं उससे हमारे ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो रही है, यानी कि उनका विकास हो रहा है। और मांटेंसरी पद्धति के द्वारा यही चीज़ें समझाई गई थी। सॉरी, 1 मिनट। तो मांटेंसरी पद्धति इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे के प्रश्नों की हम लोग बात करते हैं। हठ योग का अभाज्य तत्व कौन होता है? मन का अनिय सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अनियंत्रण नहीं बल्कि नियंत्रण होगा। ठीक, यहाँ पर नियंत्रण होगा। ठीक, तो मन का नियंत्रण, सांस पर नियंत्रण और नियमन, शारीरिक मुद्राएं या सभी। देखिए, जब हम बात करते हैं हठ योग की, ठीक, तो हठ योग क्या होता है? योग का एक प्रकार होता है, जैसे राजयोग, कर्म योग, हठ योग। तो हठ योग एक प्रकार का योग का प्रकार होता है, और यह शक्ति प्रदान करता है, शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें शारीरिक रूप से हमें मजबूती से काम करना होता है, जैसे एक तपस्या का रूप होता है। तो और ये कठोर कठोर व मजबूत होता है। ठीक है, मतलब कि ये एक हठी टाइप का, हठ कहते हैं ना, बहुत लड़का हठ है, हठी है, मतलब जिद्दी स्वभाव के होते हैं कि हमने ठान लिया है तो करूँगा ही। ठीक, तो जब वो ठान लिया है तो वो मजबूती से उस काम को करेगा, चाहे वो काम कितना भी कठिन कठोर क्यों ना हो, अपनी पूरी दमखम के साथ, शक्ति के साथ उस काम को करने के लिए उतरता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या होना चाहिए? मन पर नियंत्रण होना चाहिए, मन की चंचलता नहीं होनी चाहिए। जब मन की चंचलता होगी तो वो उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाएगा, हठ बन नहीं पाएगा। तो मन का नियंत्रण होना जरूरी है। उसके साथ उसमें शारीरिक रूप से इन्वॉल्व होगा, तो शारीरिक रूप से क्रिया करेगा, तो उसके ऊपर सांस का नियमन और नियंत्रण दोनों जरूरी होता है। मतलब कि श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उस पर उसको सही तरीके से संचालित करने की योग्य होना चाहिए, यानी कि इसका प्राणायाम की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है इसके अंतर्गत। उसके बाद शारीरिक मुद्राएं यानी कि आसन, जब तक आप स्थिर अवस्था में रह के नहीं कोई काम करेंगे तब तक आपको शक्ति या मजबूती महसूस नहीं हो पाती है। तो हठ योग में ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, तब जाके आपका हठ योग पूरा होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। ठीक है, इसके बाद आगे के प्रश्न की बात करते हैं। षष्ठ कर्म का अंतिम कर्म क्या होता है? षष्ठ कर्म यानी कि 6 काम, 6 काम या कर्म, इसी को ही हम क्या कहते हैं? शुद्धि क्रिया। ये शुद्धि क्रिया अर्थात अगर हम कहें, जैसे कि एक मोटर गाड़ी होता है, उसको सही तरीके से चलने के लिए बाहर और अंदर दोनों तरीके से, अंदर से उसके मोटर को रिपेयर करना पड़ता है, उसी तरह हमारे शरीर को भी सही तरीके से संचालित करने के लिए अंतरंग जो है, अंदर के अंग होते हैं, उनकी साफ सफाई जरूरी है। उनकी साफ सफाई के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसमें 6 क्रियाओं को अपनाते हैं, उन क्रियाओं को ही हम शुद्धि क्रिया या षष्ठ कर्म कहते हैं। इस और जब हम षष्ठ कर्म की बात करते हैं तो इसके ये जो 6 काम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आती है? नेति आती है। नेति के बाद आपकी धोती आती है। धोती आती है, धोती के बाद आपका नौली आती है। नौली जिसको हम पेट की सफाई की जब हम बात करते हैं। इसके बाद आती है बस्ती, बस्ती जो हम गुदा मार्ग की सफाई की बात करते हैं। उसके बाद आती है हमारी कपाल भारती, कपाल भाती प्रक्रिया आती है। भाती के समान इसमें जो होता है श्वास तेज का लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसके बाद त्राटक आता है, त्राटक जो कि आंख की सफाई के लिए होता है, आंख को खोल के एक बिंदु पर देखना। नेति जो होती है 2 प्रकार की हो जाती है, एक शुद्ध नेति होती है, एक जल नेति के माध्यम से हम हमारी जो नाक और मुंह के बीच का संपर्क होता है इसकी सफाई होती है। धोती, धोती के माध्यम से हमारे आहार नाल और हमारी जो
आमाशय होती है इसकी सफाई हो जाती है। नौली के माध्यम से हमारी जो पेट होती है इनको गोल-गोल घुमा के इसकी सफाई की जाती है। वास्ति से हमारी जो जो गुदा मार्ग होता है, जो हमारी छोटी बड़ी आंत होती है उनकी सफाई होती है। तो वही कपालभाति के माध्यम से हमारा श्वसन अंग की सफाई होती है और जो त्राटक होता है इससे हमारी आँख की सफाई होती है। ठीक? तो जो षष्ठ कर्म होता है इसका उद्देश्य यही होता है कि शरीर में जैसे 2 प्राण है, एक ईड़ा और एक पीड़ा, इन दोनों को ईड़ा और पिंगला, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना। दूसरा इसका उद्देश्य होता है शरीर में जो 3 दोष होते हैं वात, पित्त और कफ, ठीक है? इनके बीच संतुलन स्थापित रहता है जिससे कि हमारा शरीर बीमारियों से बचा रहता है और मुख्य उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना होता है अंतर रूप से। तो जो षष्ठ कर्म होता है ये आपका एक क्रम होता है, ये क्रम भूलना नहीं चाहिए, ठीक है? ये क्रम है 3, 4, 5 और 6। तो इसमें जो सबसे अंतिम प्रश्न में पूछा है तो सबसे अंतिम कर्म क्या? त्राटक है, जो कि आँख की सफाई को काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। शुद्धि क्रियाओं में लोहार की धोकनी के समान साँस लेने व छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? लोहार की धोनी, पीछे वाले प्रश्न में आपको समझाया, इसका उत्तर दीजिए। धौली कपालभाति ध्यान केंद्रीय ध्यान और नौली की बात की जा रही है। शुद्धि क्रिया के बारे में आपको बताया है तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। लोहार की धोकनी क्या करती है? एक बार खुलती है, बंद होती है, खुलती है और बंद होती है तो हवा बाहर की तरफ निकलता है, खुलती है तो हवा को वो अंदर की तरफ लेते हैं। इसी तरह यानी लिया और छोड़ा, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कपालभाति कहलाती है। और कपालभाति का मतलब क्या होता है कि ये हमारे मस्तिष्क को स्वच्छ करते हैं। जब ये प्रक्रिया करते हैं ना तो आपका मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है, आराम महसूस, हल्का महसूस करने लगता है। यानी कि जो हमारा फ्रंटल ब्रेन होता है ये पूरा क्लीन होने लगता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, लोहार की धौकनी की तरह ही इसमें हवा अंदर जाती है और बाहर निकलने का काम करती है, ठीक है? धोती के बारे में आपको बताया ही कि इसमें एक पतला कपड़ा लेते हैं और उसके माध्यम से हम आमाशय तक उसको पहुंचाते हैं, फिर बाहर निकाल के उसकी सफाई करते हैं। और नौली की प्रक्रिया में हम आपको बताया कि ये पेट की मालिश के रूप में क्या करते हैं, पेट की मसल्स को गोल गोल घुमाया जाता है। केंद्रीय ध्यान का मतलब हो जाता होता है त्राटक, मतलब कि एक जगह ध्यान को केंद्रित करके देखने की स्थिति। फिर आपकी नवीं प्रश्न होता है भारतीय योग संस्थान किस शहर में स्थित है? देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात आती है भारतीय योग संस्थान की, भारतीय योग संस्थान। जब भारतीय योग संस्थान की जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो यह एक स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र संस्था होती है और ये गैर लाभकारी है क्योंकि ये सरकार द्वारा संचालित होती है और सरकार की हर योजना जानते ही हैं कि गैर लाभकारी होता है। तो यह जब ये हमारे अब क्या होता है, योग क्या होता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है। यानी कि यह स्वास्थ्य परिवार व कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित होती है। तो यह स्वास्थ्य वो परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग, जो कि हमें स्वस्थ रहने के लिए काम करता है विभाग, आयुष विभाग द्वारा संचालित होता है। अगर इसकी स्थापना की जब हम बात कर जाते हैं तो 1 जनवरी सन 1976 को 1 मिनट सॉरी ये 1 जनवरी सन 1976 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है। और जब इसकी स्थापना की बात आती है नई दिल्ली में तो इसका नामकरण मोरारजी देसाई, सॉरी 1 मिनट, टोटल हमसे गलती लिख गया, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। तो जो भारतीय योग संस्थान है वो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के रूप में 1 जनवरी 1976 को नई दिल्ली में इस्टेब्लिश की गई थी। ये जो भारत सरकार का स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा संचालित होती है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है इस सेशन का,
योग वशिष्ठ ने किस पर बल दिया था? ज्ञान योग पर, मंत्र योग पर, राजयोग पर, भक्ति योग पर। तो योग वशिष्ठ ने ज्ञान योग पर सबसे ज़्यादा बल देने का काम किया था और बताया था कि जब तक हम अभ्यास जब करना शुरू करते हैं तो इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम एक वास्तविक जीवन यापन करते हैं। तो योग वशिष्ठ ज्ञान योग को पर बल देने का काम किए थे। तो ये हमारा योग का 10 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। और अंत में जाते जाते फिर से मैं कहूँगा, अगर ये मेरा प्रक्रम आपको बेहतर लगा तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करना न भूलिएगा। और साथ में अगर कोई समस्या आ रही तो कमेंट कीजिए और साथ में सलाह के लिए, एक नए सुझाव के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सबका शुभ हो।